एमकॉम फाइनल के सभी छात्राओं का वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत है। छात्रों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कंपोजिशन स्कीम क्या है और ये कौन व्यक्ति अपना सकते हैं, कितनी टर्न वाले व्यापारी जो है इस स्कीम को अपना सकते हैं। आज हम इस स्कीम के विभिन्न पहलुओं, जो प्रोविजंस हैं उनका अध्ययन करेंगे। कंपोजिशन स्कीम के जो प्रोविजंस दे रखे हैं वो नियम 3 से 7 के भीतर दे रखे हैं। इन नियमों में सबसे पहला यह है कि यदि कोई व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम अपनाना चाहता है तो उसे नियत तिथि, जो तिथि निर्धारित कर रखी है, उस तिथि के 30 दिन के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर इसकी सूचना देनी पड़ेगी। विदिन 30 डेज उसको इलेक्ट्रॉनिकली जो पोर्टल है उस पर सूचित करना पड़ेगा कि वो व्यापारी कंपोजिशन स्कीम को अपना रहा है, और जब तक वो सूचना नहीं देगा तब तक वो जीएसटी के बिल नहीं काट सकता है। और सेकंड पॉइंट है कि जब वो इसका इंटीमेशन देगा, रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करेगा, और उसके साथ ही उसे ये सूचित करना पड़ेगा कि वो इस विकल्प को अपनाने का विचार रखता है, यानी इस विकल्प को अपनाना चाहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सूचना देनी पड़ेगी वो उसको कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, अर्थात वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ही उसको सूचित करना पड़ेगा कि वो जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम को फॉलो करना चाहता है, उसको अपनाना चाहता है। क्योंकि मेन बात है कि जीएसटी के अंतर्गत यदि आप कंपोजिशन स्कीम अपनाना चाहते हो तो जो नियम है उसके अनुसार आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। आप जो इनवाइस जारी करेंगे उसमें अलग से जीएसटी का संग्रह नहीं कर सकते। इसके अलावा उसको जब रिपोर्ट जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा उसी के साथ उसको स्टॉक की डिटेल भी देनी पड़ेगी, अर्थात उसके पास उस तिथि को कितने रुपए का स्टॉक है, और वो स्टॉक आपका इंटरस्टेट परचेज कितनी है, लोकल परचेज कितनी है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट परचेज कितनी है, उन सभी के बारे में उसको विवरण देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप के पास एक पैन नंबर है और आपके एक से अधिक व्यवसाय के स्थान है तो भी स्थानों के लिए वो एक ही सूचना मानी जाएगी। ये ऐसा नहीं है कि अलग अलग व्यवसाय के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। एक ही एप्लीकेशन से सभी पैन नंबर के जो व्यवसाय हैं वो उस सूचना के अंतर्गत माने जाएंगे। और इफ़ेक्टिव डेट जो है वो आपको वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से जो जिस डेट से आपने अप्लाई किया है उस प्रारंभ की डेट से ही वो डेट इफ़ेक्टिव मानी जाएगी। और कंपोजिशन स्कीम का जो लागू होना है वो यदि आपका रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाता है कंपोजिशन स्कीम में, तभी उसका इफ़ेक्टिव डेट मानी जाएगी। तो ये कुछ थे आपके नियम तीन में जो है कंपोजिशन स्कीम से संबंधित कानूनी पहलू है। इन कानूनी पहलू के पूरा करने पर ही आपको कंपोजिशन स्कीम की मान्यता मिल सकती है और आप अपना व्यवसाय जो है कंपोजिशन स्कीम में चला सकते हो। फिर बता रखा है कि कंपोजिशन स्कीम के तहत कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं और कुछ आपको बेनिफिट्स हैं। तो कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शन फॉर कंपोजिशन लेवी कौन कौन से हैं, इनका डिटेल में अध्ययन हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले है कि जो शर्त पूरी करनी होती है, मतलब वो जो कानूनी पहलू हैं, जो प्रोविजंस हैं, उनकी कंप्लायंस ज़रूरी है। उसमें यह है कि जो व्यवसायी है वो कैजुअल टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। कैजुअल का मतलब है कि उसने कोई एक ट्रांजेक्शन किया और उसके लिए उसको टैक्स देना पड़ेगा। एक तो वो व्यक्ति कंपोजिशन का लाभ नहीं ले सकता है। दूसरा है नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर है, वो भी कंपोजिशन स्कीम का लाभ नहीं ले सकता है। इसके अलावा जो कंपोजिशन स्कीम का विकल्प वही व्यक्ति ले सकता है जिसने इंटरस्टेट उसके द्वारा जो स्टॉक रखा गया है उसमें कोई इंटरस्टेट परचेज नहीं है, कोई एक्सपोर्ट नहीं है, और उसने भारत से बाहर, राज्य के बाहर कोई भी किसी एजेंट से कोई सामान प्राप्त नहीं किया है, वो व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम का लाभ ले सकता है। इसके अलावा
उसके द्वारा स्टॉक में रखा गया माल किसी अपंजीकृत पूर्तिकर्ता से प्राप्त नहीं किया गया हो। मतलब कि यदि आपने किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई माल परचेज किया है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड डीलर जो है वो सरकार को जीएसटी अलग नहीं पे करता है, उसके द्वारा एक कंपोजिशन स्कीम अनरजिस्टर्ड डीलर है जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है, जो बहुत कम जिसके टर्नओवर है उसको हम रजिस्टर्ड डीलर कहते हैं, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ऐसी दशा में यदि आपने उससे कोई माल क्रय किया है तो आप उस पर जब तक आप उस पर रिवर्स मैकेनिज्म के तहत कोई जो टैक्स बनता है वो टैक्स नहीं चुकाओगे, तब तक आप जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते हो। इसके अलावा जो आपने कोई माल खरीदा है उस पर आपने धारा 9(3) और 9(4) के तहत जो टैक्स बनता है उसका भुगतान करेगा, तभी आप कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हो। इसके अलावा आप कोई अधिसूचित माल के निर्माण में नहीं लगे हो। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई काम कर रहे हो तो आप कंपोजिशन स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हो। दूसरा, उसको जो बिल जारी करता है उस पर उसको अंडर कंपोजिशन स्कीम लिखना पड़ेगा कि वो व्यापारी कंपोजिशन स्कीम के तहत कार्य कर रहा है। इसके अलावा जो व्यवसाय का स्थान है, जो मेन विजिबिलिटी है उसके व्यवसाय की, मुख्य जो कार्यालय है वहाँ पर उसको लिखना पड़ेगा कि अंडर कंपोजिशन स्कीम। क्योंकि कई बार क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है कि जो व्यापारी माल खरीद रहा है वो अगर मान लो रेगुलर स्कीम के तहत परचेजर है तो उसको अगर वो नॉन कंपोजिशन कंपोजिशन वाले से कोई माल खरीदता है तो उसको टैक्स बेनिफिट जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपोजिशन वाला व्यापारी जो है, व्यवसायी जो है, वो बिलिंग में जीएसटी अलग से चार्ज करके बिल जारी नहीं कर सकता है। जब बिल में जीएसटी अलग से लिखा ही नहीं होगा तो जो रेगुलर प्राप्त करता है माल का उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा। तो सेकंड, ये तो एक फर्स्ट पॉइंट है, जो शर्त है उसको पूरी करनी पड़ती है। इसके अलावा जो है सेकंड पॉइंट ये है कि प्रत्येक वर्ष सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप यदि इसके तहत पंजीकृत हो गए हो तो जब तक आपकी जो टर्नओवर है वित्तीय वर्ष के किसी दिन जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है उससे ऊपर नहीं होती है तो आप इसी स्कीम के अंडर काम करोगे। आपको हर वर्ष अलग से सूचित नहीं करना पड़ेगा कि मुझे जो कंपोजिशन स्कीम में कार्य करना है। फिर नेक्स्ट है कि समझौते के तहत उद्ग्रहण की मान्यता, कि वेल कंपोजिशन स्कीम में उसकी मान्यता किस प्रकार से होगी। तो पहला पॉइंट है शर्तें पूरी होने तक विकल्प मान्य। जब तक आप धारा 10 के तहत जो भुगतान कर रहे हो, जो रिक्वायरमेंट्स है, जब तक आप उनकी पूर्ति करते जाओगे तब तक आप कंपोजिशन स्कीम में रहने के लिए हकदार रहोगे। और यदि आप उस विकल्प की किसी धारा को पूरा नहीं करते हो तो आपको कंपोजिशन स्कीम में रहने का जो ऑप्शन है वो लैप्स हो जाएगा। फिर है आपका नेक्स्ट पॉइंट कि समझौता योजना से अलग होने के लिए आवेदन करना। कोई भी व्यक्ति यदि समझौता योजना कंपोजिशन स्कीम से अलग होना चाहता है तो उसके लिए पृथक से उसको आवेदन करना पड़ेगा, पृथक से उसको लिख के देना पड़ेगा कि मैं अब इस स्कीम से बाहर निकलना चाहता हूँ। नेक्स्ट है प्रावधानों के उल्लंघन करने या पात्र न होने पर विकल्प करने वाले व्यक्ति को नोटिस। यदि कोई व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम में जो वर्णित शर्तें हैं उनका उल्लंघन करता है या एलिजिबिलिटी कोई शर्त वो पूरी नहीं कर पाता है और फिर भी अगर वो कंपोजिशन स्कीम को चालू रखता है तो ऐसी दशा में जो आयकर अधिकारी है और ये सक्षम अधिकारी है वो उसको नोटिस देकर पूछ सकता है कि आपने इस स्कीम में अभी तक भी कंटिन्यू किस आधार पर कर रहे हो। और जब व्यापारी नोटिस का जवाब दे देता है तो नोटिस के जवाब में यदि संतुष्ट हो जाता है तो अधिकारी उसको उसी स्कीम में कंटिन्यू करने का ऑप्शन दे सकता है। और यदि अधिकारी संतुष्ट नहीं है तो ऐसी दशा में उसे नॉन कंपोजिशन स्कीम में अर्थात रेगुलर स्कीम में
रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फिर है समझौता योजना से अलग होने पर स्टॉक की सूचना। यदि आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर आ रहे हो, कंपोजिशन स्कीम को छोड़ रहे हो, तो ऐसी दशा में आपके पास जो उस दिन जो स्टॉक है उस स्टॉक की सूचना आपको लिखित में देनी पड़ेगी। 30 दिन के भीतर आपको सूचना देनी पड़ेगी कि अब आपके पास कितना स्टॉक है, उस पे आपका कितना कौन कौन सी रेट का टैक्स है, 5% का स्टॉक कितना है, 12% का कितना है, 18% का कितना है, इत्यादि उसको सम्मत सूचनाएं देनी पड़ेगी। फिर है किसी राज्य में समान स्थान स्थायी संख्या खाता संख्या वाले सभी इकाइयों को योजना एक साथ वापस लेनी पड़ेगी। यदि आप एक ही पैन नंबर से अलग अलग राज्यों में व्यापार कर रहे हो और एक अगर एक किसी राज्य में अलग होना चाहते हो आप कम्युनिस्ट स्कीम से, तो आपको सभी राज्यों में एक पैन योजना से जो व्यापार कर रहे हो उन सभी के लिए अलग होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक राज्य में तो कंपोजिशन में रह सकते हो एक पैन नंबर से, उसी पैन नंबर से दूसरे राज्य में आप नॉन कंपोजिशन में जाओगे, तो आपको सभी के लिए वापस लेनी पड़ेगी। क्योंकि हमने शुरू में प्रोविजन देखे थे कि आपको जो कंपोजिशन का बेनिफिट मिलता है एक पैन नंबर के अंतर्गत, तो सभी व्यवसायों के लिए, सभी स्थानों पर जो व्यवसाय कर रहे हो उन सभी के लिए उसका बेनिफिट प्राप्त होता है। इसलिए जब वापस आओगे, आप कंपोजिशन से बाहर आओगे, तो ऐसी दशा में सभी इकाइयों के लिए आपको बाहर आना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट हैं। और जो समझौता के लिए जो योजना में जो टैक्स की दरें हैं वो मैंने आपको पहले बता दिया था कि ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिए 0.5% CGST और 0.5% SGST और टोटल 1% टर्नओवर का मैक्सिमम वो टैक्स देना पड़ेगा। और रेस्टोरेंट वगैरह जो हैं उनके लिए आपको जो सेवा प्रदाता रेस्टोरेंट है, अल्कोहल वगैरह की वहाँ दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, उनके लिए 5% आपको 2.5% CGST और 2.5% SGST और टोटल 5% मैक्सिमम उसकी दर से उसको टर्नओवर टैक्स देना पड़ेगा। GST में कंपोजिशन टैक्स देना पड़ेगा। अब इसके कुछ जनरल प्रोविजंस हैं कंपोजिशन स्कीम के, जिन जो कि सभी कंपोजिशन व्यवसायी जो है उन पर लागू होते हैं। पहला पॉइंट है कि ये एक वॉलंटरी स्कीम है, मतलब आपकी इच्छा है कि आप कंपोजिशन स्कीम में जाना चाह रहे हो, कि हमने देखा है कि 1.5 करोड़ रुपए तक जिसकी टर्नओवर है वो व्यवसायी कंपोजिशन स्कीम अपना सकता है। तो ऐसा नहीं है कि 1.5 करोड़ से कम व्यापार करने वाला व्यवसायी को कंपल्सरली इस स्कीम को अपनाना पड़े। ये वॉलंटरी है, वो चाहे तो 1.5 करोड़ से कम वाला व्यवसायी इस स्कीम को, जो रेगुलर स्कीम है GST की, उसको अपना सकता है। बिक्री की अधिकतम सीमा जिसमें अधिक आवर्त होने पर सूचना को अपनाने की पात्रता नहीं है। जो लिमिट 1.5 करोड़ रुपए की है, यदि वो लिमिट फाइनेंशियल ईयर के किसी भी दिन अगर आपको जो बढ़ जाती है लिमिट, आपकी टर्नओवर बढ़ जाती है, तो उसी दिन से आपको नॉन कंपोजिशन स्कीम में आना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आपका व्यापारी और निर्माता दोनों पर योजना का लागू होना। ये जो कंपोजिशन स्कीम है वो ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर दोनों पे लागू होती है, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के व्यवसायी है और निर्माता हैं जो इस योजना को नहीं अपना सकते हैं। जैसे अल्कोहल का डीलर है, पेट्रोल का डीलर है, क्योंकि पेट्रोल GST में शामिल नहीं है, अल्कोहल पर जो है वो GST में शामिल नहीं है। तो ऐसी दशा में ये व्यवसायी जो है या मैन्युफैक्चरर जो है कंपोजिशन स्कीम को फॉलो नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आइसक्रीम एवं अन्य खाने योग्य बर्फ, चाहे वो कोको सम्मिलित हो अथवा नहीं, पान मसाला, तम्बाकू या उससे निर्मित जो भी उत्पाद है, वो मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर भी कंपोजिशन स्कीम को नहीं अपना सकते हैं। इसके है नॉर्मली नॉट एप्लीकेबल टू सर्विस प्रोवाइडर्स। कंपोजिशन स्कीम जो है सर्विस प्रोवाइडर्स पर अप्लाई नहीं करती है, लेकिन ऐसे रेस्टोरेंट जो अल्कोहल वगैरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो कंपोजिशन स्कीम अपना सकते हैं। अन्य कोई भी जो सर्विस प्रोवाइडर है वो इसको
कंपोजिशन स्कीम को नहीं अपना सकता है। फिर स्कीम डज नॉट अप्लाई टू डीलर्स मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई। अगर कोई व्यवसायी जो है कोई व्यापार करने के दौरान इंटरस्टेट सप्लाई करता है, अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की सप्लाई करता है, तो वो व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम नहीं अपना सकता है। हमने देखा है कि जो है कंपोजिशन स्कीम वाला इंटरस्टेट परचेज तो कर सकता है, लेकिन इंटरस्टेट माल की सप्लाई नहीं कर सकता है। तो ऐसी दशा में कंपोजिशन स्कीम जो है इंटर स्टेट माल सप्लाई करने वाले व्यापारियों पर लागू नहीं होती है। इसके बाद है स्कीम एप्लीकेबल टू डीलर्स मेकिंग सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स आल्सो। कोई व्यक्ति अगर करमुक्त वस्तुओं का व्यापार कर रहा है तो वो व्यवसाय भी आपका कंपोजिशन स्कीम को अपना सकता है। फिर यह है कंपोजिशन स्कीम नॉट एप्लीकेबल टू टैक्स पे फॉर टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यदि आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत कर देने के लिए उत्तरदायी हो तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं अपना सकते हैं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि आपने किसी अनरजिस्टर्ड डीलर कोई रजिस्टर्ड डीलर यदि अनरजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदता है तो जब वो माल बेचेगा तो बेचने से पहले उस पर उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी देना पड़ेगा। और हमने देखा कि जीएसटी टैक्स अगर देते हो, जो व्यक्ति जीएसटी टैक्स पे करता है रजिस्टर्ड डीलर, वो कंपोजिशन स्कीम नहीं अपना सकता है। तो ऐसी दशा में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत यदि आपका कोई टैक्स लाइबिलिटी है तो आप कंपोजिशन स्कीम को फॉलो नहीं कर सकते हो। फिर है बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेलेबल टू द पर्सन ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम। ये तो मैं पहले बता चुका हूँ कि कंपोजिशन डीलर को इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि उसका आउटपुट टैक्स जीएसटी नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो अपने इनवॉइस पर टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता है। उसको एक फिक्स रेट से टर्नओवर का टैक्स देना पड़ता है। तो ऐसी दशा में जब आप आउटवर्ड आपका टैक्स लाइबिलिटी नहीं होगी तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हो। फिर पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम कैन नॉट कलेक्ट टैक्स। ये तो हम पहले बार बार डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप कंपोजिशन स्कीम में तो आप अपने इनवॉइस पर अलग से टैक्स नहीं दिखा सकते हो, अलग से आप जीएसटी कलेक्शन नहीं कर सकते हो। फिर ए कस्टमर नॉट एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ कंपोजिशन टैक्स। आप कंपोजिशन स्कीम के तहत जो कंपोजिशन टैक्स जमा कराते हो उसका आप क्रेडिट नहीं ले सकते हो, उसको आप सरकार से वापस नहीं मांग सकते हो। ये कंपोजिशन स्कीम की शर्त है। और इसके अंतर्गत जो कर की दरें हैं वो आपको पहले ही बताई जा चुकी है कि मैन्युफैक्चर के लिए 0.5% सी जी एस टी, 0.5% एस जी एस टी और टोटल 1% ऑफ टर्नओवर। और फिर रेस्टोरेंट और जो कैटर्स हैं सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके लिए 2.5% सी जी एस टी और 2.5% एस जी एस टी और टोटल 5% ऑफ टर्नओवर। और मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी आपका 0.5% सी जी एस टी और 0.5% एस जी एस टी है। फिर एक व्यक्ति के उसी खाता संख्या से पंजीकृत सभी व्यवसाय और लेन देनों पर समझौता कर को अपनाना अनिवार्य है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि एक ही पैन नंबर के अंतर्गत आप एक से ज़्यादा स्थानों पर व्यवसाय कर रहे हैं तो ऐसी दशा में सभी व्यवसायों के लिए आपको जो है कंपोजिशन स्कीम अपनाई जानी आवश्यक है। इसके अलावा है कि पंजीकृत व्यक्ति का कुल टर्नओवर निर्धारित सीमा से अधिक होने पर विकल्प का समाप्त होना, रद्द हो जाना। ये भी पूर्व में डिस्कस किया जा चुका है। यदि आपके वित्तीय वर्ष के किसी भी दिन आपकी टर्नओवर जो निर्धारित सीमा 1.5 करोड़ रुपए उससे अधिक हो जाती है तो उसी दिन से आपको टर्नओवर कंपोजिशन स्कीम अपनाने का विकल्प आपका समाप्त हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है वॉलंटरी विड्रॉल फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम। आप अपनी इच्छा से इस स्कीम से कभी भी बाहर आ सकते हो, चाहे आपकी जो टर्नओवर है वो निर्धारित सीमा में हो रही है। फिर आपको नीड नॉट टू फाइल फ्रेश इंटीमेशन एवरी ईयर। हर साल आपको कंपोजिशन स्कीम में रहने की सूचना सरकार को या जीएसटी पोर्टल पर देने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आप उस स्कीम से बाहर नहीं आते हो कंपोजिशन से,
तब तक आप जो है उसकी स्कीम में कंटिन्यू कर रहे हो। मासिक विवरण प्रस्तुत करने के स्थान पर तिमाही विवरणी प्रस्तुत करने का विकल्प। रेगुलर जीएसटी के जो व्यापारी हैं उनको हर महीने में GSTR 1 GSTR 2 सबमिट करनी पड़ती है, जबकि कंपोजिशन स्कीम के व्यवसायियों को क्वार्टरली रिटर्न देनी पड़ेगी। और नेक्स्ट पॉइंट है कि एग्रीगेट टर्नओवर जो, क्योंकि इसका मुख्य कंपोजिशन स्कीम का जो बेस है वो टर्नओवर है। यदि आपकी 1.5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर है तो आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हो। अब टर्नओवर का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टर्नओवर के कैलकुलेशन में हम जो शामिल करेंगे वो है सभी कर योग्य आपूर्ति, जितनी भी आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, इसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत कोई सप्लाई की है उसको छोड़कर वो सभी जोड़ी जाएंगे। एग्जेम्प्टेड सप्लाई उसको जोड़ा जाएगा, और इसमें माल और सेवा का निर्यात अगर किया आपने एक्सपोर्ट, वो भी जोड़ा जाएगा। और ऐसे व्यक्तियों की अंतर्राज्यीय आपूर्ति, जिसे एक स्थायी संख्या खाता रखने वाले व्यक्तियों की गई है, जिसकी गणना संपूर्ण भारत के आधार पर की गई हो। यदि आप ऐसे व्यक्तियों को सप्लाई करते हो जो कि एक ही पैन नंबर के अंतर्गत अलग स्थानों पर व्यवसाय करते हो, तो उन सभी व्यवसाय के लिए आपके द्वारा जो सप्लाई की गई है उन टोटल सप्लाईज को हम इसमें जोड़ेंगे। और तो ये आपकी टोटल टर्नओवर का कैलकुलेशन है कंपोजिशन स्कीम आने के लिए। और इसमें क्या शामिल नहीं करेंगे, इसमें जब हम टर्नओवर जोड़ेंगे वो नेट ऑफ टैक्स होनी चाहिए, अर्थात उसमें CGST, SGST, IGST और UGST का कंपोनेंट शामिल नहीं होगा। तो ये कुछ विभिन्न जनरल प्रोविजंस हैं जो कि कंपोजिशन स्कीम का निर्धारण करते हैं कि कंपोजिशन स्कीम में कौन व्यवसायी रह सकता है, कब उसको बाहर आना पड़ेगा और किस प्रकार से आपको रिटर्न्स भरनी है, इत्यादि प्रोविजंस हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंपोजिशन स्कीम के बारे में क्लियरिटी होगी कि कंपोजिशन स्कीम क्या है, कौन अपना सकता है, टैक्स कैसे देना पड़ता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, किसको इसमें रहना चाहिए, किसको नहीं रहना चाहिए, इत्यादि की आपको बिल्कुल क्लियरिटी होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आप इसको एक बार प्रोविजंस को दोबारा बुक से और जहाँ से आपको रेफरेंस बुक से इसको पढ़ लीजिए। और आपको कोई अगर परेशानी हो, कोई क्लियरिटी नहीं हो, तो मेरे से डिस्कस कर लीजिए। आप सभी ने वीडियो लेक्चर सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।